हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे जो एनटीपीसी एग्जाम में 11 जून को थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 का एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? एमएस स्वामीनाथन कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक। और हरित क्रांति भारत में कब हुई थी? 1960 के दशक में। तो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? एमएस स्वामीनाथन, इसका आंसर हो जाएगा बी आर कंबोज। बी आर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया था 2024 का। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार ये शुरू कब हुआ था? याद रखेंगे आप, इसकी शुरुआत होती है 2004 में। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार शुरुआत होती है 2004 में और ये इस बार 2024 का जो है वो बी आर कंबोज को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का एक सम्मेलन है और इसकी जो अध्यक्षता है, मेजबानी जो होस्ट किया है इस बार, वो किस देश ने किया है? तो ब्रिक्स सबसे पहले जो बी है, BRICS, इसमें जो पहला बी आ रहा है इसी देश में इसकी अध्यक्षता मेजबानी की है, तो ये ब्राजील, बी से होता है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और ब्राजील का एक मुख्य शहर है रियो डी जेनेरियो। तो रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स का जो सम्मेलन इस बार हुआ है वो 70th ब्रिक्स सम्मेलन ब्राजील में हुआ है। ब्राजील में कहा? रियो डी जेनेरियो में हुआ है। और इसमें जो 2025 की थीम है वो क्या होगी? 2025 में जो इसकी थीम थी ब्रिक्स की, वो थी अधिक समावेशी और टिकाऊ शासन के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग को मजबूत करना। हो सकता है ये एग्जाम में आपके पूछ दिया जाए अगली किसी शिफ्ट में, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कौन कौन लोग थे, या महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर जो था वो था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब खेड़ा सत्याग्रह जान लीजिए आप। खेड़ा सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था जो कि 1918 में हुआ था। और ये कहाँ पे? गुजरात में खेड़ा नाम की जगह थी, वहां पर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा इसमें अनुसुईया बेन और महादेव देसाई जो थे वो खेड़ा सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी के साथ में थे, सपोर्ट में थे। अगला क्वेश्चन, झूमर नृत्य किस राज्य का है? झूमर नृत्य झूमर खेती भी होती है पहाड़ों में, तो झूमर नृत्य जो है वो असम राज्य का है। इसके अलावा सत्रिया नाम का नृत्य भी जो है असम में ही किया जाता है। ये भी असम से संबंधित है। झूमर और सत्रिया ये असम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन था कि सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू का जन्म जो है वो 13 फरवरी को हुआ था, तो इसलिए इसी उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। और महिला दिवस की शुरुआत कब से है? 2014 से महिला दिवस की शुरुआत होती है। तो भारत में अगला क्वेश्चन था कि भारत में कितने साल तक रहने पर नागरिकता प्रदान की जा सकती है? तो कानूनन जो नियम है, नियम के अनुसार भारत में अगर कोई व्यक्ति 9 साल तक रह लेता है तो वो भारत में नागरिकता के योग्य हो जाता है। अगर वो 12 साल तक प्रॉपर भारत में निवास करता है, किसी और देश में नहीं जाता है, तो भारत की नागरिकता उसको मिल जाती है। यानी योग्यता जो है वो 9 साल मानी गई है। 9 साल से लेकर के 12 साल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पाक जलडमरू मध्य, पाक स्ट्रेट जो है वो किस देश के बीच में है? तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका, भारत का सबसे निचला पॉइंट और दक्षिण जो श्रीलंका है, श्रीलंका का ऊपरी पॉइंट, इन दोनों के बीच पाक जलडमरू मध्य पाया जाता है। ये बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। जल पानी जो है यहीं से बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तटों से होता हुआ प्रवाहित होता है। तो पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में एक जलडमरू मध्य है। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों को भारत से बाहर किसने किया था? तो पुर्तगाली डच से लड़े थे, तो डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था, तो इसलिए पुर्तगालियों को भारत से बाहर किसने किया? डच ने किया। तो डच इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है वीपो के द्वारा, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी वैश्विक बौद्धिक नवाचार संगठन, इसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वैश्विक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई की कुल कितनी शाखाएं हैं? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो हेडक्वार्टर है, आरबीआई का हेडक्वार्टर ये मुंबई में है। और इसकी शाखाएं पूछी गई थी क्वेश्चन में, तो आरबीआई की शाखाएं 31 शाखाएं हैं कुल भारत में। अगला क्वेश्चन, 2025 में भारत में ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है 2025 में? तो 2025 में जो ग्राम पंचायत है, अब ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है अगले साल मार्च में, इसीलिए मार्च 2026 में ग्राम पंचायत का चुनाव प्रस्तावित है। तो 2025 में पूछा गया था कि ग्राम पंचायत कितनी है? तो 2.68 लाख कुल ग्राम पंचायतों की संख्या जो है वो 2.68 लाख मानी जाती है। अगला क्वेश्चन था कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये अजीब सा नाम है, नाम याद रखेंगे आप, टोमोको अकाने। ये अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पश्चिमी भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? तो पश्चिमी भारत में वर्षा मुख्य रूप से किस कारण होती है? पश्चिमी भारत यानी कि गुजरात के आगे वाला हिस्सा जो है वो पश्चिमी भारत है। पश्चिमी भारत में वर्षा जो है यहाँ से पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो कि बरसात के द्वारा बारिश इसी से भारत में प्रवेश करती है। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा भारत में प्रवेश करती है। और ये सह्याद्री पर्वतमाला, कार्डेमम पर्वत यहाँ से होती हुई बंगाल की खाड़ी से टकराती है और इस तरह से यहाँ से ये उत्तर भारत में प्रवेश करती है। और दिल्ली के रायसीना हिल्स, अरावली पर्वत श्रृंखला, यहाँ पर भी बारिश इसी से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 11 जून की थर्ड शिफ्ट के थे। इसके साथ अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे 11 जून की शिफ्ट के क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन जो 10 जून की शिफ्ट के हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो अगला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा गया था एग्जाम में 10 जून को कि सिंह सभा आंदोलन किस जाति से संबंधित है? सिंह सभा आंदोलन आप जानते हैं, सिंह नाम के शब्द से ही समझ में आता है कि ये सिखों के लिए है। तो सिंह सभा आंदोलन जो है वो सिख जाति से संबंधित है। और सिख जाति का मतलब, सिख नाम लेने से ही पंजाब अमृतसर जहाँ पे स्वर्ण मंदिर है उसका जहन में, दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि सिंह यानी सिख। तो अमृतसर में इस जो सिंह सभा है इसकी शुरुआत की गई थी। तो सिंह सभा संबंधित है ये सिखों से। और अगला क्वेश्चन था कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो पांडिचेरी राज्य है, इसकी स्थापना 1674 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। फ्रैंकोइस मार्टिन नाम के व्यक्ति जो थे 1674 में पुर्तगाली थे, इन्होंने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024 का 2024 का महाराजा हरि सिंह पुरस्कार किसको दिया गया था? तो महाराजा हरि सिंह ये जम्मू कश्मीर के राजा थे। आजादी के टाइम में जो अभी वर्तमान समय में जो पीओके यानी गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है, जो विवाद की जड़ है वो वहीं से डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ था आजादी के समय से। तो वो दूसरा मुद्दा था। इनके नाम पर एक पुरस्कार दिया जा रहा है, महाराजा हरि सिंह पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया था? तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है जो मनोज सिन्हा जी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित है? गिरीश कर्नाड किस भाषा से संबंधित है ये पूछा गया था। कर्नाड नाम सुनते ही आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है और ये कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं गिरीश कर्नाड। अगला क्वेश्चन था कि
2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी की सीट व वोट का प्रतिशत कितना था? अब 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे वहां हरियाणा में बीजेपी जीती थी और बीजेपी कुल हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90 में से 48 सीटें जो है वो बीजेपी ने जीती थी और वोट जो इनको मिले थे 39.94%। और जो कांग्रेस की सीटें थी वो 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी और जो बची सीटें थी वो अन्य पार्टियों को मिली थी। तो सीटें 48 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी और वोटों का प्रतिशत जो है वो 39.94 39.94% वोट इनको प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन, जनगणना से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनगणना से आप अधिक से अधिक पूरा मैटर जो है वो देख लीजिए। जनगणना में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 31.31.16% है और ग्रामीण जनसंख्या में जो ग्रामीण जनसंख्या जो है वो 833.1 मिलियन ये ग्रामीण जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। क्योंकि जनगणना 2021 में होनी थी तो वो हुई नहीं है, आगे 2027 में होगी, ये घोषणा हो चुकी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। और जनगणना से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साक्षरता दर है 74.04%, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46%। अगर लिंगानुपात पूछ दिया जाए तो भारत का लिंगानुपात कितना होगा? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। अगर बाल लिंगानुपात पूछा जाएगा, बाल लिंगानुपात 0 से यानी कि जन्म से 6 साल तक के बच्चों को बाल लिंगानुपात के अंतर्गत रखा जाता है, तो वो अनुपात है 919 महिलाएं प्रति 1000 बच्चों पर, यानी 919 बच्चे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अलकनंदा व भागीरथी नदी कहाँ पे मिलती हैं? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जिस जगह पे मिलती है वहां पे देवप्रयाग, उस जगह को हम लोग कहते हैं देवप्रयाग। ये पंच प्रयाग से संबंधित क्वेश्चन है। गंगा नदी तंत्र में इसे हमने बहुत अच्छे से कवर किया है और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाकर के, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हैं, पंच प्रयाग। ठीक है, तो पंच प्रयाग देखिए 5 प्रयाग होते हैं। 5 प्रयाग कौन कौन से? शॉर्ट ट्रिक है इनकी याद करने की, VNKRD, विष्णु प्रयाग, V से विष्णु प्रयाग, N से नंद प्रयाग, K से कर्ण प्रयाग और D से देव प्रयाग और R से रुद्र प्रयाग। तो ये VNKRD ये 5 प्रयाग होते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जहां से निकलती है पहली धारा उसको कहते हैं धौली गंगा, और विष्णु गंगा तो नाम की 2 धाराएं चलती हैं, वहां से विष्णु प्रयाग और धौली गंगा जिस पॉइंट पे मिलती है तो वहां से एक नई नदी का निर्माण होता है और उसको कहते हैं प्रयाग। जब नदी की 2 धाराएं मिलती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रयाग और नदी का नया नाम कर दिया जाता है, नामकरण कर दिया जाता है। तो जब विष्णु गंगा और धौली गंगा मिलती है तो एक तीसरी धारा बनती है, उसको कहते हैं अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी तब तक चल रहती है जब तक ये उत्तराखंड में, जब देहरादून को पार करके ऋषिकेश, जब ये उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में प्रवेश करती है जहां से इसका नाम गंगा पड़ता है, उससे पहले इसको गंगा नहीं कहते हैं, अलकनंदा ही कहा जाता है। तो सबसे शुरुआत में धौली गंगा और जो विष्णु गंगा है उसको मिल करके बनता है विष्णु प्रयाग। धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग। इसी के बाद अगला जो अलकनंदा मिलेगी नंदाकिनी नदी से, अलकनंदा ही रहेगी। देखिए अलकनंदा नंदाकिनी से मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा। फिर अलकनंदा पिंडार नदी से मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा। फिर अलकनंदा मंदाकिनी से बनेगी तो रुद्र प्रयाग बनेगा और अंत में अलकनंदा भागीरथी से मिलेगी तो बनेगा देव प्रयाग। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या बनता है, तो वो होता है देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन था कि एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किसने की थी? तो एआई एक्शन समिट, ये करंट का क्वेश्चन था, सह अध्यक्षता मोदी जी ने की थी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, दोनों की संयुक्त अध्यक्षता रही थी एआई एक्शन समिट में। और अगला क्वेश्चन था कि अभ्यास खंजर किस देश से संबंधित है या किसके साथ होता है? तो अभ्यास खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान का एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो कि 2025 में किर्गिस्तान की राजधानी
बिश्केक में आयोजित किया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका, बिश्केक किर्गिस्तान। अभ्यास खंजर। अगला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता था कि मास्की शिलालेख कहाँ पे मिला है। मास्की शिलालेख की खोज कहाँ पे हुई है। तो मास्की शिलालेख जो है वो कर्नाटक के रायचूर जिले में मिला है और ये मास्की शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और इसकी खोज जो की थी वो उसका नाम था कि सी बेडॉन और 1915 में मास्की शिलालेख की खोज सी बीडॉन ने 1915 में की थी। अगला क्वेश्चन था कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको कहते हैं धूपगढ़ सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन था पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है पूछा गया था। तो पश्चिमी घाट, भारत का जो पश्चिमी घाट है यानी कि गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो एरिया है वो पूरा ही पश्चिमी घाट बोलते हैं। महाराष्ट्र से शुरू हो जाता है, गुजरात से कुछ कुछ एरिया जो है राजस्थान से सटा हुआ है, तो महाराष्ट्र से पूर्णतः कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट माना जाता है। और इसकी लंबाई पूछी गई थी, तो इसकी लंबाई होती है 1600 किलोमीटर। तो पश्चिमी घाट की लंबाई 1600 किलोमीटर महाराष्ट्र से कन्याकुमारी तक। और अगला क्वेश्चन था साइंस से प्राकृतिक तत्वों की संख्या कितनी है। आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, उनमें से प्राकृतिक तत्व कितने हैं 94 यानी कि 94 जो है वो प्राकृतिक नेचुरल प्रकृति में प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 95 से लेकर के 118 तक जो है वो लैब में प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। तो 94 जो तत्व हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट पर स्थित कौन कौन से बंदरगाह हैं। पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बंदरगाह पूछे गए थे। तो पश्चिमी तट पर बंदरगाहों की जानकारी यहाँ हमने लिख दी है। पश्चिमी तट के जो बंदरगाह है, गुजरात से शुरू करें अगर तो पश्चिमी तट में गुजरात में है 2 बंदरगाह, पोर्ट कांडला और मुंद्रा, ये दोनों गुजरात में है। और महाराष्ट्र इसके बाद महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, नावा शेवा बंदरगाह और गोवा में एक मरमुगांव नाम का बंदरगाह है। और मंगलौर कर्नाटक में मंगलौर नाम का है और केरल में कोच्चि नाम का बंदरगाह है। इसी तरह से ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हो गए और ये पूर्वी तट शुरू होता है कोलकाता से और आंध्र प्रदेश से होते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। तो पूर्वी तट के जो बंदरगाह है, कोलकाता में सबसे पहले हल्दिया बंदरगाह, कोलकाता और हल्दिया दोनों बंदरगाह कहाँ है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में दोनों बंदरगाह कोलकाता और हल्दिया। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह चेन्नई, तूतीकोरन और एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में पाए जाते हैं। मतलब भारत के तमिलनाडु में पूर्वी बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन डेनियल नोबोआ, ये क्वेश्चन था डेनियल नोबोआ किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं। तो डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के प्रेसिडेंट बने हैं। इक्वाडोर देश जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है और क्विटो इसकी राजधानी है। क्विटो इक्वाडोर में जो प्रेसिडेंट बने हैं हाल ही में वो डेनियल नोबोआ बने हैं। अगला क्वेश्चन था हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्तियां पाई गई हैं उनके शरीर का जो ऊपरी हिस्सा है वो किस धातु से बना है। तो जो ऊपरी हिस्सा मूर्तियों का है वो ऑप्शन के हिसाब से या तो लाल चूना पत्थर होगा ऑप्शन में, या तो कांसा होगा या फिर टेराकोटा। टेराकोटा होता है मिट्टी का पका हुआ रूप, जैसे कि ईंट जो होता है मिट्टी को पका करके ईंट बनाई जाती है, इसी तरह से जो टेराकोटा है वो मिट्टी का पका हुआ रूप है। तो जो मूर्तियों का ऊपरी हिस्सा है वो टेराकोटा का बना हो सकता है या तो फिर कांसा का या तो फिर चूना पत्थर का बना हो सकता है। अगला क्वेश्चन था कि अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा को क्यों बढ़ाया था। तो अंग्रेजों ने भारत में शिक्षा क्यों बढ़ाई थी। बढ़ाने का एक ही कारण था, यहाँ के लोगों को अंग्रेजी भाषा सिखाना और अपना शासन आसान बनाना। यानी वो शासन की भाषा को, क्योंकि हिंदी तो उनके कम समझ में आती थी, इसलिए वो अंग्रेजी भाषा को भारत में फैला रहे थे, प्रसार कर रहे थे, लोगों को सिखा रहे थे, तो अंग्रेजी भाषा का प्रसार करने के लिए। अगला क्वेश्चन था कि खाद्य पैकेजिंग में नाइट्रोजन का प्रयोग क्यों किया जाता है। खाद्य पैकेजिंग जैसे कि नमकीन बिस्किट वगैरह के जो चिप्स के पैकेट आते हैं वो देखा होगा आपने कि फूले हुए होते हैं, उसमें हवा भरी होती है, तो वो हवा नहीं एक्चुअली में वो गैस होती है और वो गैस होती है नाइट्रोजन गैस। और वो क्यों भरी जाती है यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो इसलिए भरी जाती है ताकि उसमें जो भी सामग्री भरी गई है
उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन जैसे ही हो जाता है तो वो जो भी चीज उसमें होती है वो खराब हो जाती है, तो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस अगर भर देते हैं तो वो वैसी की वैसी बनी रहती है, खराब नहीं होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। 100 से 200 सेंटीमीटर यानी जो भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री 5 से 10 डिग्री तक के जो देश हैं वहां 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और यहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं या तो पतझड़ वन। यहाँ पे साल भर में ज्यादातर दिनों में गर्मी रहती है, जो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री से 10 डिग्री तक देश पाए जाते हैं। तो इसमें आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय या पतझड़ वन। अगला क्वेश्चन था कि किस टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 51 हो गई है। तो एक सींग वाले जो गेंडे हैं, एक सींग वाले जो गेंडे हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में असम में, और असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वहां पर पाए जाते हैं। असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान असम में इसके अलावा हैं, काजीरंगा के अलावा। तो जो एक सींग वाला गेंडा है वो सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है असम में, काजीरंगा में। इसके अलावा जो गेंडों की संख्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस जगह पर या किस पार्क में एक सींग वाले गेंडों की जो संख्या है वो 51 हो गई है। तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि पीलीभीत में स्थित है, इसकी जो संख्या हो गई है एक सींग वाले गेंडे की वो 51 हो गई है। तो इस तरह थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, वीडियो आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।